तो देखिए डियर, ये क्या है एंटीनेटल केयर क्या है। एंटीनेटल केयर जो है, देखिए एंटीनेटल केयर क्या है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो आपका इट इज़ अ केयर गिवन टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर को प्रेगनेंसी के दौरान केयर करना क्या है, यानी कि जब से कंसेप्शन हुआ, कंसेप्शन जब से हुआ है, प्रेगनेंसी जब से कंसीव से हुई है तब से लेकर पूरे डिलीवरी से पहले तक का, डिलीवरी से पहले तक का पीरियड को क्या कहते हैं, एंटीनेटल केयर उस दौरान करते हैं। ठीक है, वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और दूसरा पॉइंट है, देखिए इट इज़ अ सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से सुपरविज़न करते रहना। ठीक है, सुपरविज़न करते रहना एट रेगुलर इंटरवल टू मॉनिटर। कब? रेगुलर इंटरवल, जैसे कि जितनी भी विजिट करानी होती है एंटीनेटल विजिट। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से एंटीनेटल विजिट कराइए। ठीक है, एंटीनेटल विजिट में लाना पड़ेगा। तो मदर को पहली बार जो बुला लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो तुरंत उसी दौरान, रजिस्ट्रेशन के दौरान ही उसका क्या कर दीजिए आप, टीटी का फर्स्ट डोज लगा दीजिए। टीटी का फर्स्ट डोज लगा दीजिए। तो ये जो है आगे अभी बताएंगे कि कितनी विजिट करानी है एंटीनेटल के दौरान और हर विजिट में क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है, इट इज़ ए सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट रेगुलर इंटरवल टू मॉनिटर मैटरनल, यानी कि माता का, ठीक है, ठीक है, मातृका, फीटल, मातृ एंड फीटल यानी बेबी का भी वेल बींग, मतलब कि सुपरविजन करना, देखना कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, यूट्रस में जो बेबी है वो सही है कि नहीं, या फिर माँ सही है कि नहीं। ठीक है, उसके कहीं स्किन चेंजेज या फिजिकल कोई चेंजेज या फिर फिजियोलॉजिकल कोई चेंजेज हो रहे हैं जो कि एबनॉर्मल ना होने चाहिए। नॉर्मली तो होता ही है लेकिन एबनॉर्मल ना होने चाहिए। एंड प्रोग्रेस ऑफ फीटल ग्रोथ, यानी कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। तो ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है? इट इज़ ए केयर गिवन टू द वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा, या तो फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक सुपरविजन। क्या है? सिस्टमेटिक सुपरविजन। सिस्टमेटिक सुपरविजन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट रेगुलर इंटरवल टू मॉनिटर मैटरनल फेटल वेलबींग एंड प्रोग्रेस ऑफ द फेटल ग्रोथ, यानी कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, मदर ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो ये एंटीनेटल केयर का डेफिनीशन हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें डेफिनीशन के बाद, तो ठीक है, इम्पॉर्टेंस, क्या बात करेंगे? इम्पॉर्टेंस का। ठीक है, तो देखिए डियर, देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर यानी कि एंटीनेटल केयर का क्या महत्व है। एंटीनेटल केयर का महत्व के अगर बारे में बात करें तो देखिएगा, एंटीनेटल केयर के महत्व की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ बर्थ प्लान। क्या? प्रिपरेशन ऑफ बर्थ प्लान एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर डिलीवरी। देखिए रूरल एरिया में ये ज़्यादातर दिक्कत आती है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको पता नहीं होता है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, या फिर एलिजिबल जो नए नए न्यू कपल्स हैं तो उनको पता नहीं, क्योंकि अगर हम पहले से पता चल जाएगा कि सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे अगर आसपास में अगर है उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोई स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे अगर आप हैं तो पहले से ही उस महिला का प्रिपरेशन कर लेंगे कि इसका बर्थ अगर कोई दिक्कत ना होने पाए, कि प्लान कर लें कि कब करवाना है, कहाँ करवाना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बर्थ प्लान एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी फॉर डिलीवरी। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर डिलीवरी, मतलब कि उसके आसपास कौन से अस्पताल हैं, सीएससी पीएससी है, सरकारी अस्पताल है या जिला अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है, वो कहाँ करवाना चाहता है। ये भी पहले तो हम उसको काउंसलिंग करेंगे कि देखिए हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं प्राइवेट में जाना चाहता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको नहीं ज़बरदस्ती कर सकते कि नहीं यहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही करवा लो या सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही करवा लो। तो जो भी है, यानी कि फैसिलिटीज़ को उसको तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कि पता होना चाहिए कि फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा चीज़ है कि
उसके पास पैसे इकोनॉमिकल है कि नहीं, एंटीनेटल प्रेगनेंसी हो गई है तो उसको बता देना है पहले से ही कि देखो इतने खर्च आएंगे, आगे चल के पैसे इतने लग सकते हैं, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद दूसरा, अगर उसको पहली बार ना हो के अगर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है तो पिछली बार का हिस्ट्री उससे लेके उसके बाद इसको काउंसलिंग कर देंगे कि इस बार ऐसी गलती नहीं करना जो भी है, तो ये सभी प्लानिंग। उसके बाद अगर उसका जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उससे बोलो कि प्रॉपर एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट के लिए अगर खुद की व्हीलर्स बाइक वगैरह, सॉरी बाइक नहीं, 4 व्हीलर है अगर व्यवस्था है तो उसको बोलो कि उसको रेडी रहे और रखे रहे, मतलब कि जैसे नज़दीक डिलीवरी आए तो वो हमेशा अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ी तो जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा तो कैसे, तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। तो एक तो ये है कि अगर एंटीनेटल अच्छे से केयर किया गया है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी कि पहले से तैयारी अच्छी खासी हुई है। एक तो बेनिफिट ये है इम्पोर्टेंस। दूसरा बेनिफिट ये है प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ केयर। ऐसे हम उस महिला को एंटीनेटल केयर जो देंगे उसके क्वालिटी ऑफ केयर मतलब उसको और अच्छा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे सोना है, क्या दिक्कत है, वज़न बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, तो इससे क्वालिटी ऑफ केयर अच्छा होता है मदर और बच्चे के लिए दोनों। क्वालिटी ऑफ केयर फॉर वेल बीइंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीटस। नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। यदि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है मदर में, फीटस में, तो उसको हम पता लगा लेंगे पहले से ही, सीवियर ना होने पाए या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होने पाए, सॉर्ट आउट हो जाएगा जब पहले से अर्ली, बहुत जल्दी पता चल जाएगा तब, ठीक है। तो ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन एंड टाइमली रेफर। अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे जैसे मान लीजिए फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है या फिर हम उसको नहीं हैंडल कर सकते हैं तो क्या होगा कि हम उसको भेज देंगे कि तुम चली जाओ, जिला अस्पताल चले जाओ या फिर इस अस्पताल, बड़े अस्पताल में यानी टर्सरी केयर वाले अस्पताल में उसको भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद अगला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी फॉर रेफरल। ये भी है कि रेफ़र कहाँ करना है ये पहले से ही पता करना है। एंटीनेटल केयर के दौरान ही इन सभी का व्यवस्था, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसे खुद उस महिला को तैयार करना, खुद महिला के परिवार को तैयार करना, और उसके पास फैसिलिटी है कि नहीं और हॉस्पिटल नज़दीक में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें का फ़ायदा है जब एंटीनेटल केयर हम देते हैं, ठीक है। एंटीनेटल केयर जब हम देते हैं उसके बाद आपका, ठीक है, तो एंटीनेटल केयर जब क्या कहते हैं कि हाँ, देने का फ़ायदा, बेनिफिट यही है कि प्रिपरेशन ऑफ बर्थ प्लान और प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ केयर, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन एंड जल्दी से रेफ़र करने के लिए भी समय मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी फॉर रेफरल, और हमें कहाँ रेफ़र करना है इसका भी पता पहले से लगा के रखना है। तो ये इम्पोर्टेंस हो गया। अब इम्पोर्टेंस के बाद हम आइए देखते हैं इसके तो डियर देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, ऑब्जेक्टिव का मतलब एंटीनेटल आप करने जा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एंटीनेटल में क्या क्या करना है हमें, ठीक है, क्या क्या करना है और उसमें क्या क्या होना ज़रूरी होता है। तो ढेर सारा मैं पढ़ने के बाद 5, 7, 8 पॉइंट बनाया हूँ आपके लिए, तो इसमें से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कार्य करना क्या है हमें एंटीनेटल में, करना क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर में पहला है टू प्रमोट। क्या करना है? प्रमोट करना है। प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करना है। एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर का क्या करना है? हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और मेंटेन करना है, ठीक है, पहला एंटीनेटल केयर में। दूसरा है टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस।
जितने भी CSC PSC पे जितने उस एरिया में जितने भी महिलाएं हैं सब वो आती हैं। जैसे मान लीजिए 2-4 जो भी हैं उस 20 मतलब 50-25 100 गाँव का 100 घरों का वो गांव है, तो जाहिर सी बात है 1-2 एंटीनेटल केसेस मिल ही जाएंगे। तो जितने भी हाई रिस्क केसेस मिलते हैं आपके पास आते हैं, हाई रिस्क केसेस हैं, टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल, उन पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए, सुपरविजन रखिए और मॉनिटरिंग करते रहिए प्रॉपर। उनको नहीं भी आ रही है तो उसको कैसे भी करके उसका पता लेके उसके घर पे पहुंच के, अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसके घर पर भी पहुंच के उसको बताइए कि लापरवाही ना करे, ये दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना है और उसे स्पेशल अटेंशन, एक विशेष ध्यान देना है, उसे विशेष ध्यान देना है। अगला है टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम। एंटीनेटल यानी कि आप CSC PSC चाहे जहाँ हैं, चाहे हॉस्पिटल पे हैं, एंटीनेटल के केसेस जितनी मदर आती है, आपका फोकस यही होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना है कि कोई अगर कॉम्प्लिकेशन है तो एंड प्रिवेंट देम, उसको रोकना है। ठीक है, टू रिमूव, अगला है टू रिमूव एंजाइटी एसोसिएटेड विथ डिलीवरी। कुछ जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, जो प्राइमरी गैविडा होती हैं, प्राइमरी गैविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उनमें क्या होता है, डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, घबराए हुए रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। दूसरों का देख के लोग, जैसे गांव में महिलाएं बता देती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, अरे बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, पेन होता है या ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये हालत ख़राब, तो उसको लेके वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उसके मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है। तो आपका काम है टू रिमूव एंग्जाइटी एसोसिएटेड विथ डिलीवरी। डिलीवरी से एसोसिएटेड क्या करना है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है या रिमूव करना है। टू रिड्यूस द, अगला पॉइंट है टू रिड्यूस द, 5वां है टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, जो कि मेन उद्देश्य होता है। जो भी जितनी भी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरिया में रखने का पर्पज़ यही है कि वहाँ से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम किया जा सके, यानी कि मृत्यु दर को कम किया जा सकते। ठीक है, जच्चा बच्चा की जो मौत हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ही, डिलीवरी के समय या जैसे भी, तो मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ भी हो जाता है और उसके कभी कभी तो ऐसा रिस्क आ जाता है कि मदर का भी डेथ हो जाता है। तो इसको जो है कि हमें इन मैटरनल और इन्फेंट के मॉर्टेलिटी को क्या करना है, कम करना है। इसीलिए एंटीनेटल का केयर स्पेशल ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि एंटीनेटल केयर करना चाहिए ताकि पता चल जाए। अगला पॉइंट है आपका टू टीच द, यानी कि किसको टीच करना है, एजुकेशन देना है। टीच द एलिमेंट ऑफ चाइल्ड केयर, यानी पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसे बच्चे का केयर कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाता है, एक न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान कैसे रखा जाता है, उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, कैसे, वो सारा चीज़ उसको समझाइए एंटीनेटल के दौरान ही, पैदा होने के बाद नहीं, पहले ही समझा दीजिए कि उसको ऐसे ऐसे बच्चे का ख्याल रखते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन, खुद का न्यूट्रिशन और बच्चे का न्यूट्रिशन, हाइजीन, खुद का हाइजीन और बच्चे का भी हाइजीन, एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, प्रॉपर शौचालय होना चाहिए, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ढके होने चाहिए, जो डंपिंग है, ठीक है, वो खुले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझानी है। ठीक है, टू एजुकेट द मदर, क्या करना है, 7वां पॉइंट है टू एजुकेट द मदर अबाउट फैमिली प्लानिंग। मदर को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उसको बताना है। एंड केसेस ऑफ MTP, यानी कि MTP किस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन, कैसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में और कौन कर सकता है और कब करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें MTP के बारे में भी उसको बताएं। MTP के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसके बेनिफिट क्या है, या फिर कब कराना चाहिए, कौन करेगा, कहाँ कराना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको फैमिली प्लानिंग और MTP के बारे में बताना है। अगला पॉइंट है 8वां है टू डिटेक्ट, क्या करना है, टू डिटेक्ट एंड ट्रीट, क्या करना है, टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एनी एबनॉर्मलिटी। अगर कोई एबनॉर्मलिटी आपको फाइंड आउट होता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज सुन एज पॉसिबल क्या करना है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता लगा के उसका क्या करें, निवारण करें। ठीक है, उसको
ठीक करे या फिर उसको सॉर्ट आउट करे, जितने जो भी है समस्या है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके बाद जो है कि इसके बाद आपका कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर, क्या कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर, इन जनरल अगर हम बात करें कंपोनेंट का, ठीक है, एंटीनेटल कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल इन जनरल सामान्य एंटीनेटल केयर, यानी कि 4 कंपोनेंट को डिवाइड किया हमने। पहला देखिए, पहला क्या है इसमें, पहला है अर्ली रजिस्ट्रेशन, जितना जल्दी हो सके अर्ली रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट चेकअप विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करें और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ के अंदर ही उसका पहला चेकअप यानी पहला विजिट हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट और चेकअप होनी चाहिए, जबकि WHO कहता है कि 8 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है 4 एंटीनेटल विजिट होना चाहिए और 4 चेकअप होना चाहिए 9 महीने के दौरान। उसी दौरान जो है कि 2 डोज पूरे 9 महीने के, यानी एंटीनेटल का जो टाइम पीरियड है उसमें जो है 2 डोजेज ऑफ TT इंजेक्शन क्या देना है, 2 डोज ऑफ TT इंजेक्शन देना है। एक तो जितना जल्दी वो रजिस्ट्रेशन जब कराने आएगी तब, ठीक है, तब दे देना है, और दूसरा जो है कि डिलीवरी के टाइम पे। तो अब देखिए इसमें TT देने का कॉन्सेप्ट है, TT इंजेक्शन देने का, वैक्सीन देने का। पहला है कि अगर मल्टीग्रेविडा है तो ये पता लगाना है, ये पता लगाना है कि पिछला जो उसकी डिलीवरी हुई थी उसके और अब जो प्रेगनेंसी हुई है इसके बीच में कितने साल का गैप है। तो अगर 3 साल का गैप हो चुका है, तब डोज लगाइए, और नहीं तो 3 साल के अंदर ही हुआ है तो सिंगल डोज ही लगा दीजिए, ठीक है, बस। और अगर 3 साल के बाद हुई है तो एक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और एक डिलीवरी के टाइम पे, और अगर 3 साल के अंदर ही हो गई है तो उसे सिर्फ वो भी क्या, बूस्टर डोज देना है, वो भी सिर्फ बूस्टर डोज ही दे दीजिए, बाकी उसके बाद नहीं देना है उसे। अगला है पूरे एंटीनेटल केयर के दौरान, एंटीनेटल पीरियड के दौरान इनटेक ऑफ एटलीस्ट कम से कम 100 टैबलेट ऑफ आयरन फोलिक एसिड बहुत आसानी से CSC PSC पे मिल जाता है, तो उसको एडवाइस देना है कि कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है, एनीमिक नहीं है, फिर भी नहीं कोई दिक्कत, कोई वो नुकसान नहीं करेगा, उसको कम से कम 100 टैबलेट आयरन फोलिक एसिड का खिला दीजिए, ठीक है, चाहे एनीमिक हो या ना हो, ये बेनिफिट ही रहेगा उसे, क्योंकि आगे चल के उसे डबल डोज का ब्लड जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो होता ही है, लेकिन उस दौरान भी ब्लड का यानी कि सब कुछ दुगने मात्रा में रिक्वायरमेंट मदर को होता है। तो देखिए डियर, कंपोनेंट ऑफ एंटीनेटल केयर, ये अभी कंपोनेंट 2 और मेन जो होते हैं, जैसे मतलब कि ऐसे इन जनरल तो हमने पूरा बता दिया, लेकिन अब हम कंपोनेंट बताएंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, कौन चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं कौन नहीं ज़रूरी है। तो आज का वीडियो डियर मैं अभी इसको इतने पर रोकता हूँ, क्योंकि मेरा पहला ऐसे वीडियो है, सेटअप मैंने किया है, तो ये सेटअप अब आप लोग मुझे फीडबैक दोगे कि क्या सही दिख रहे हैं, डिजिट सही दिख रहे हैं, या फिर मेरा फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या वॉइस क्लियर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में जो भी कमी आप पाइए, ठीक है, जो भी कमी पाइए आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर ये नहीं सही है, सर थोड़ा सा इधर लाइट हो जाता तो अच्छा होता, सर जो है कि डिजिट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं और डार्क हो तो अच्छा हो। जो भी इशू दिखे, प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तब जो भी कमियां होगी मैं उसको ठीक करके नेक्स्ट क्लास में ठीक करके आगे कंटिन्यू करूंगा। डियर, इसको देखिएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि वही थैंक यू आपका हमारे लिए, और आप जो देखते हैं वीडियो वो मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो थैंक यू सो मच डियर, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।